हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीआरपीसी डेफिनेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज सीआरपीसी के लेक्चर में हम लोग बची हुई डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने सेक्शन 2A से 2I तक की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिनमें बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग थी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आज सबसे पहले हम सेक्शन 2K पढ़ेंगे, जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एरियाज जिन्हें सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया है वो ही मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं। इसको समझने के लिए हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और टाउन whose population exceeds 1 million shall be metropolitan area for the purpose of this code। यानी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सीड करती हो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और डिक्लेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 सेज एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद shall be deemed to be declared under subsection 1 of to be metropolitan area। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 प्रेसिडेंसी टाउन्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया मानने को कहा गया है वो है बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद। स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज होते हैं और जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सिटी ऑफ अहमदाबाद या अहमदाबाद को चूज ना करके दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास को याद करके उसी को लगा देते हैं। तो सिटी ऑफ अहमदाबाद को ज़रूर याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 में ये भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा किसी महानगर या मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है, पर किसी भी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन एरिया को इतना रिड्यूस या ऑल्टर नहीं कर सकती, उसके एरिया को इतना रिड्यूस या ऑल्टर कम नहीं कर सकती है कि उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम हो जाए। तो ये आपकी डेफिनेशन थी मेट्रोपॉलिटन एरिया की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफेंस, जो सेक्शन 2N में बताई गई है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफेंस की, सेक्शन 2N में बताई गई है। इसका सेक्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। तो ऑफेंस की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन में लिखा है कोई भी एक्ट या ओमिशन। सबसे पहले एक्ट और ओमिशन का डिफरेंस समझना होगा। एक्ट का मतलब होता है कोई कार्य जो विधि विरुद्ध है। यहाँ पे एक्ट का मतलब वो कार्य है जो विधि विरुद्ध है, और ओमिशन मतलब कोई कार्य जिसको करना आपकी ड्यूटी है, आप बाउंड है उसके लिए और आप उसको नहीं करते हैं, तो आप अपनी ड्यूटी का ओमिशन कर रहे हैं, ड्यूटी ओमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ये एक एक्ट है विच इज़ पनिशेबल अंडर IPC, इंडियन पीनल कोड में इसकी पनिशमेंट है इस एक्ट की, थेफ्ट की। और ओमिशन क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एक जेलर हैं और आपकी ड्यूटी क्या है? प्रिजनर को टाइमली खाना वगैरह पहुंचवाना आपकी ड्यूटी है, बट आप अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो इंटेंशनली करें या चाहे जैसे करें, बट आप जिस ड्यूटी के लिए बाउंड हैं आप उस ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, तो वो ओमिशन हो जाता है। तो किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना एक्ट है और किसी कार्य को ना करना जिसके लिए आप बाउंड हैं वो ओमिशन है। तो ऑफेंस मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स, यानी कोई कार्य या कार्य का लोप जो कि जिस समय वह कार्य या कार्य का लोप हुआ है किसी विधि के अंतर्गत पनिशेबल है, दंडनीय है, उसे ऑफेंस कहा गया है। साथ ही डेफिनेशन कहती है कि कोई एक्ट जिसके लिए कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंडर कंप्लेंट का प्रोविजन है वो एक्ट भी ऑफेंस होगा।
According to Section 20 of Cattle Trespass Act, any person whose cattle have been seized, have been detained in contravention of this act, may at any time within 10 days from the date of seizure make a complaint to the magistrate of the district or any magistrate authorized to receive and try charges without reference by the magistrate of district. इट मीन्स कि सेक्शन 20 में जो कैटल सीजर हुआ है, जो कैटल डिटेन किया गया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो भी एक ऑफेंस है। आई होप आपको इतनी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2O, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। सेक्शन क्या कहता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable when the state government so direct any other police officer so present। तो सेक्शन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की एब्सेंस में कौन कौन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है, इनके बारे में बताता है। सेक्शन कहता है कि जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ड्यू टू इलनेस और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन पुलिस स्टेशन से एब्सेंट होता है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है और जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके जस्ट बाद की रैंक का है बट हु इज अबोव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, वो ऑफिसर इंचार्ज होगा। या फिर कोई और ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए डायरेक्ट किया है कि वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा, तो उस केस में वो पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज कौन कौन ऑफिसर इंचार्ज हो सकते हैं ये बताती है। अब आपकी अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2P, प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। मतलब स्थान में कोई घर, बिल्डिंग, टेंट, वाहन या जलयान आते हैं। इस डेफिनेशन को जब हम सेक्शन 2S से रिलेट करते हैं तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सेक्शन 2S क्या कहता है? सेक्शन 2S इज अबाउट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। तो पुलिस स्टेशन मीन्स कोई पोस्ट या प्लेस, ये प्लेस वही है जो हमने सेक्शन 2P में पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या पुलिस स्टेशन कभी टेंट, व्हीकल या वेसल में बन सकता है? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2S पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस। तो ये प्लेस वो जो सेक्शन 2P में है और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन के रूप में डिक्लेयर किया है वो पुलिस स्टेशन होगा। सिंपल लैंग्वेज में ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी प्लेस जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि वो पुलिस स्टेशन होगा तो उसे हम पुलिस स्टेशन समझेंगे। अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2U, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, ऑल्सो पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब सेक्शन 24 जो अब हम पढ़ेंगे CRPC का, तो सेक्शन 24 के अंडर अपॉइंट हुआ पर्सन लोक अभियोजक है और साथ ही ये उन पर्सन को भी इंक्लूड करता है जो लोक अभियोजक के डायरेक्शन में काम करते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो सेक्शन 24 में अपॉइंट हुआ है वो लोक अभियोजक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और इसमें वो लोग भी आते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम करते हैं। अब आपकी डेफिनेशन है समन केस एंड वारंट केस। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि समन केसेस क्या होते हैं, वारंट केसेस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सेक्शन 2W समन केस बताता है और 2X वारंट केस बताता है। सेक्शन 2W कहता है समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। मतलब समन केस वो केस है जो वारंट केस नहीं है। तो समन केस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वारंट केस क्या है। सेक्शन 2X says warrant case means a case relating to an offense punishable with death or imprisonment of life or imprisonment for a term exceeding 2 years।
मतलब वारंट केस वो केस है जिसमें पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है, यानी कैपिटल पनिशमेंट जिसे हमारी कंट्री में फांसी देकर दिया जाता है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास है, या फिर 2 वर्ष से ऊपर का कारावास है। तो जब समन केस में ये लिखा है कि समन केस वो केस है जो वारंट केस नहीं है, तो समन केस वो केस है जो 2 वर्ष से कम का, जिनमें 2 वर्ष से कम का कारावास होता है। तो समन केस और वारंट केस का डिफरेंस ये था। नेक्स्ट आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, वो है विक्टिम की डेफिनेशन जो सेक्शन 2WA में लिखी हुई है। ये सब सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जो 31 दिसंबर 2009 से इन्फोर्स हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, विक्टिम मीन्स अ पर्सन who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। मतलब विक्टिम वो पर्सन है जिसे अक्यूज पर्सन के एक्ट या ओमिशन के कारण कोई लॉस या इंजरी हुई है, जिस एक्ट या ओमिशन का अक्यूज पर चार्ज लगा हुआ है। आपको एक्ट और ओमिशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो वो एक्ट या ओमिशन जिसे अक्यूज पर्सन ने किया है, जिसका उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, जिससे उस विक्टिम को कोई क्षति पहुंची है, इंजरी हुई है या लॉस हुआ है। और विक्टिम की डेफिनेशन में उस विक्टिम के गार्जियन या लीगल एयर यानी कानूनी उत्तराधिकारी भी आते हैं। तो इस लेक्चर में हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया, ऑफेंस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, प्लेस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समन केस, वारंट केस और विक्टिम की डेफिनेशन समझी। ये सारी जो डेफिनेशंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में थी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने कराई हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर इजीली समझ आया होगा। जब भी आप लेक्चर सुनिए तो की पॉइंट्स नोट करते जाइए और फिर बेयर एक्ट पढ़िए, आपको बहुत इजीली वो डेफिनेशन और हर सेक्शन क्लियर होता जाएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।